नमस्कार दोस्तों। कल यानी 13 दिसंबर 2023 को हमारे भारत के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में कुछ लड़कों ने, मैं अभी उनके बारे में कुछ भी विश्लेषण नहीं कर रहा, ये मैं वीडियो के लास्ट में कहूँगा कि वो क्या थे, उनको किस रूप से परिभाषित किया जाए। वो आतंकी थे या फिर असामाजिक तत्व थे या फिर क्रांतिकारी थे। तो इन 6 लोगों ने संसद भवन में घुसकर जो उत्पात मचाया, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सरकार तो बेचैन हो ही रही है, विपक्ष भी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं गंभीर चूक हुई है और वो इसके जवाबदेही चाह रही है। इसके समर्थन में उन लोगों ने अपनी एक मीटिंग भी कर ली कि हम सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोलेंगे कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। इस हमले को लेकर या फिर कहें कि इस अव्यवस्था को लेकर वहां के सांसदों में एक भय होना वाजिब था। और दूसरी बात कि 13 ही दिसंबर 2001, आज से ठीक 22 साल पहले एक हमला हुआ था संसद पर, जो 13 दिसंबर को ही हुआ था। तो ये स्वाभाविक रूप से उनके जहन में बैठ गया कि कहीं उसी की बरसी पर यह हमला दोबारा तो नहीं हो गया। तो उनमें एक भय का माहौल पैदा हो गया। तो वास्तव में हुआ क्या था, इस हमले की हम बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं 2001 में हुए हमले की। उसमें होता यह है कि जब संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी और विपक्ष नेता सोनिया गांधी जी जैसे लोग बाहर जा चुके थे, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी और हरेन पाठक जी जैसे बड़े चेहरे और उनके साथ ही अन्य जैसे 100 सांसद वहां पर बैठे हुए थे। तो होता क्या है कि जैसे ही ये लोग बाहर निकलने वाले होते हैं तो सुबह के 11:15 बजे 11:45 पर एक गाड़ी संसद भवन के बाहर आती है और जिस पर स्टिकर लगा हुआ था होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का, एक एम्बेसडर गाड़ी बाहर आती है। अब वो जाना तो अंदर चाहते थे लोग, लेकिन वो घबराहट में उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ चल निकले। अब वहां सुरक्षा गार्ड्स को देखकर वो घबरा जाते हैं। इस गाड़ी में जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी बैठे हुए थे और ये दोनों ही आतंकी संगठन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग जब उस भीड़ में घुस गए तो वहां से इन्हें घबराहट हुई और इसी घबराहट में उन्होंने अपनी एम्बेसडर गाड़ी को सुरक्षा गार्ड्स की सिक्योरिटी व्हीकल से टकरा दिया। टकराने के बाद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया और इतना होते ही वो तुरंत गाड़ी से निकले। और जैसे ही गाड़ी से निकले तो सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी का ध्यान उनकी तरफ गया और उसने उन्हें पहचान लिया। पहचाना इस रूप में नहीं कि वो कौन है, उसने इस रूप में पहचाना कि वो जरूर कोई आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इतने में ही वहां की सिक्योरिटी और जवान अलर्ट हो गए और दोनों तरफ से गोलियां चलने लग गई। कंपाउंड के गेट बंद कर दिए और इस गोलीबारी में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही उनमें से एक आतंकवादी जिसने आत्मघाती सूट पहना हुआ था, उसी आत्मघाती सूट पर गोली लग जाती है और वहां पर धमाका हो जाता है। ठीक ऐसा ही आतंकवादी हमला उन्होंने 1 महीना पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किया था, जहां पर 38 लोगों की मौत हो गई थी। उन 5 आतंकवादियों को मार दिया गया और बाद में 2002 में इससे जुड़े हुए लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हाथ होने के संकेत पाए गए, जबकि इसमें लश्कर ए तैयबा हमेशा मना करता रहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। उनमें से 4 लोगों को पकड़ लिया गया 2002 में, जिनमें से एक मुख्य आरोपी जिसका नाम कि अफजल गुरु है, उसको फांसी भी दी गई। ये बात है 2001 की और तारीख थी 13 दिसंबर। अब अगर दूसरी घटना की बात करें जिसने वहां बैठे हुए सभी सांसदों में अफरा तफरी का माहौल बना दिया, वो घटना है 13 दिसंबर 2023 की। उस घटना के दौरान वहां के सांसदों में यह भय हो गया कि कहीं ये वही तो घटना दोबारा नहीं हो रही 2001 की तरह ही। दरअसल होता यह है कि 6 लोग थे, जिनमें से 2 लोग बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा
जो कि मैसूर से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं 2014 में भी और 2019 से भी। उनकी रिक्वेस्ट पर पास बनाया गया और उनको अंदर प्रवेश दिया गया। ऐसा रूल है कि आप अंदर जा सकते हैं किसी के रेफरेंस से। और वहाँ पर प्रताप सिम्हा का कहना है कि ये मेरे पीए से, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, ये मेरे पीए से लगातार संपर्क में रहे थे और उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। हालांकि ये तो सच्चाई तो क्या है, ये तो वो जाने कि क्या थी, लेकिन वो उनका कहना ये है कि मेरे पीए से लगातार संपर्क में थे और उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब मैंने इन्हें पास दे दिया। तो होता यह है कि उन 6 लोगों में से 2 लोग अंदर चले गए उनके साथ, 2 लोग बाहर ही बैठे रहे और 2 कहीं अन्य जगह पर। तो संसद सत्र चल रहा था। इसी दौरान एक लड़का दर्शक दीर्घा से, अब आप ये देख सकते हैं कि दर्शक दीर्घा की ऊंचाई भी कितनी होगी इस नए संसद भवन में। शायद कहीं ना कहीं ऊंचाई देखा जाए तो एक नॉर्मल हाइट होती है उससे लगभग या उससे कम ही होगी, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी, तभी इतनी ऊपर से वो कूद सकता है। तो वहाँ और कूद तो सकता है, उसके बाद वो भागकर वहाँ से आ भी सकता है स्पीकर तक। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ऊंचाई कम ही थी, अदरवाइज अगर ज़्यादा होती तो शायद उसको कोई चोट भी लग सकती थी। तो दर्शक दीर्घा से वो गिरकर कूदकर स्पीकर की तरफ जाता है। इतने में ही अन्य सांसद उसे घेर लेते हैं, वो भी बिल्कुल एक्टिव हो गए और उसको घेर लिया। और ज्यों ही वो सांसद उसको घेरने लगी तो इतने में ही उसका दूसरा साथी स्पीकर की तरफ भागता है, तो दूसरे सांसदों ने उसे भी घेर लिया। और इसी अफरा तफरी में उसने अपने साथ जो स्प्रे लाया था, अब उसने जहां भी छुपाई हो, अपने जेब में रखा हो या शूज में छुपाई हो, उससे स्प्रे कर दिया और वो धुआं की तरह उठने लग गई। और वो स्प्रे थी पीली कलर की। अब उनको तो पकड़ लिया गया और बाहर जो 2 लोग थे उनमें एक 42 साल की लड़की थी और एक 25 साल का लड़का था। उनको भी पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की जाने लगी, जिनमें ना तो उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला, ना ही उनके पास कोई बैग मिला और ना ही उनके पास कोई मोबाइल मिला। वो केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत, ऐसे नारे लगा रहे थे। अभी तक उनसे पूछताछ करने में कुछ खास, जिससे तुलना की जा रही थी कि कहीं ये वही तो नहीं है जो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, ऐसे ही कुछ घटना को अंजाम तो नहीं दे रही, ऐसा कुछ खास मिला नहीं। अभी अंदर गए एक लड़के के पिता, उस लड़के का नाम था डी मनोरंजन। उसके पिता देवराज गौड़ा कहते हैं कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है, वो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसने 2016 में बीई की है, बैचलर इन इंजीनियरिंग, और फर्मों को संभालता है, ऐसे कोई गलत कामों में नहीं है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी दे दो। मैं नहीं मानता उसने गलत किया है। और अब बाकी 2 लोगों की बात की जाए तो उन 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है, 2 लोग फरार हो गए। अब मैं, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा आपसे पर्सनली सवाल ये है कि क्या उन लड़कों ने सही किया या गलत किया? सही या गलत की बाद में हम विश्लेषण करेंगे, उससे पहले ये जान ले कि उन्हें सही या गलत किस बुनियाद पर ठहराया जाए। यहां पर हमें भारी चूक सरकार की दिख रही है कि सुरक्षा में इतनी गंभीर चूक हो कैसे सकती है। चलो, शुरुआत वहां से होती है कि प्रताप सिन्हा ने बिना जाने ही, वो कह रहे हैं कि ये मेरे पीए से लगातार संपर्क में थे, बिना जाने ही, वो तो कोई भी हो सकते हैं, आतंकवादी भी तो हो सकते थे, वो जानते ही नहीं थे तो पास कैसे दे दिया? पीए के संपर्क में चाहे कितना ही रहे, जब तक कि उन्हें पर्सनली ना जाना जाए, उनका बैकग्राउंड ना जाना जाए, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को ना जाना जाए, तो पास कैसे दे दिया आपने? दूसरा, सुरक्षा इतनी ढीली है कि वो लोग वहां तक चले गए, पास से चले तो गए, लेकिन उनके पास वो स्प्रे मिली कैसे? वो कुछ और भी तो ले जा सकते थे। हाँ, मेटल डिटेक्टर से उन्होंने चलो चेक कर लिया, वो मेटल तो नहीं थी, जहरीली गैस हो सकती थी। भाई वो गैस ही थी, केवल परफ्यूम थी और वो केवल धुआं उठा रही थी, लेकिन वो जहरीली भी तो हो सकती थी, उससे भी मारे जा सकते थे।
तो यहाँ पर बहुत भारी चूक, जो कि नया संसद भवन है उसमें भारी चूक दिख रही है सुरक्षा में। तीसरी बात, इन लड़कों को अगर कुछ करना ही होता तो फिर भगे क्यों नहीं? जो बाहर दो खड़े थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कंटिन्यूअस, और उनके पिताजी का कहना है, देवराज गौड़ा का, वो कह रहे हैं कि ये स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता है तो हो सकता है इस पर स्वामी विवेकानंद का ही असर हो, मतलब क्रांतिकारी विचार हो। तो जब ये सुना था मैंने और सारी घटना का विश्लेषण किया, तो मैं मेरी पर्सनल राय बता रहा हूं, इसमें मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके क्रांतिकारी विचार लगे कि प्रोटेस्ट कर रहे हों बेरोजगारी के खिलाफ और अन्य कोई मुद्दे हों, हो सकता है करप्शन के खिलाफ भी करना चाह रहे हों, ये तो बाद में पता चलेगा, अभी और जांच होती है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने इन प्रोटेस्ट के साथ बेरोजगारी या फिर करप्शन को चेताने के साथ साथ सुरक्षा में गंभीर चूक को चेताया है, जगाया है कि अभी भी हमारी सुरक्षा उतनी पुख्ता नहीं हुई है। अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो ऐसे हमले होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे केवल यही सवाल है, क्या ये लड़के वाकई में दोषी थे? दोषी थे तो किस तरह से, आप बताइए, उनका दोष बताइए, और नहीं थे तो किस तरह से, और क्या इसमें सरकार अपनी जगह सही है, वो गलत है तो कितनी गलत है? धन्यवाद दोस्तों।